हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अपना 16 तारीख 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैथ का। इसके 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे। पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है, डीएसएसबी का। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई में 1/26। मैं डिवाइड के निशान को हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगा के 1/26 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई 5, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद, प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 6। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 6, प्लस में अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो ये 4 बार चला जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 20 प्लस में 16 माइनस 6, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 20 प्लस में 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वेन आरेख पे है। नीचे दिए गए दंड चित्र 6 दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को दर्शाते हैं। एक विशिष्ट दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को इन 6 दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई कलमों की संख्या 600 है, मैंने मान लिया 600 है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10, यानी कि ये जो परसेंटेज है वो 100% के बराबर है। मैंने बटे में डाल दिया। तो S1 द्वारा बेची गई कलमों की संख्या क्या होगी? S1 ने 30% पे किया तो मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, यानी कि 180 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की भी कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, 2 0 से 2 0 का 36 18, 180 हमारा आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या का 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। भाई मेरे को पता है कि 100% टोटल छात्र होते हैं। 100 में से 75 उत्तीर्ण हुए तो मेरे को पता चला कि 25 अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये सब परसेंटेज है। और इसी 25 की वैल्यू मेरे को 5050 दे रखी है इसने। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? भाई 5050 बट्टे में 25, तो छात्रों उपस्थित जितने हुए थे, उपस्थित पूरे 100% ही होंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100, यानी कि 2 0 2 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 5 है। इनका गुणनफल 810 है। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। जब भी हम गुणनफल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे इसको 2x, इसको 3x और इसको 5x कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं इनके गुणनफल की बात करूं, यानी कि 3 दूनी 6 पंजे 30, और गुणनफल होके ये x 3 बार हो जाएगा तो ये x की घात 3 हो जाएगी, बराबर में 810 के। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से ये 27 बार, यानी कि x की क्यूब बराबर 27 के। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा? ये 3 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, 3 इसमें 3 बार है, तो यहाँ से x मेरा निकल के आ जाएगा 3। लेकिन इसने x तो नहीं पूछा, इसने पूछा तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। मेरे हिसाब से योग कितना होगा? 3 2 5, 5 और 5 10, 3 + 2 + 5 बराबर 10 x। ठीक है, सबके साथ x है, तो 10x की वैल्यू कितनी आई? 10 मल्टीप्लाई में 3 बराबर में 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वेन आरेख। नीचे दिए गए पाई चार्ट विभिन्न राज्यों द्वारा कॉफी के उत्पादन को दर्शाता है। सभी राज्यों द्वारा कॉफी का कुल उत्पादन 20,000 है। कुल उत्पादन मेरे को 20,000 देनी है, यानी कि 100% की वैल्यू 20,000 है। 100% की वैल्यू मेरे को 20,000 दे दी। उसके बाद उसने बोला एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफी के उत्पादन को इन सभी 8 राज्यों द्वारा कॉफी के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं यहां से ले लेता हूं। J1 जो है वो A, D, F और G का औसत उत्पादन है। भाई ये जो J1 है, यहां लिख देता हूं। J1 बोल रहा है A, D, F, यानी कि A 15, D 5, F 4 और G 2, यानी कि 15 20 26 26, यानी कि इसका औसत है, यानी कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 4 6 24, 26/4 ही लिख लेते हैं इसे।
बिना काटे से ऐसे 26/4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। औसत के लिए हमें से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 26/4 आ गया। J2 जो है वो क्या है हमारा, बी सी और एच का कुल उत्पादन, बी सी और एच। हमारा बी कितना 19, हमारा सी कितना 21 और हमारा एच कितना 3, तो 9 10 3, ठीक है, 9 10 3 और 2 3 4, ये 43 हो गया। ये सब परसेंटेज में अभी भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसने पूछा क्या मेरे से, क्वेश्चन पूछा J2 माइनस J1 कितना होगा, यानी कि ये बोल रहा है J2 माइनस J1 कितना होगा। तो मेरे को पता है J2 माइनस J1 कितना होगा, 43 माइनस में 26 बाई में 4, इधर 4 चला जाएगा तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि 172 माइनस में 26 बाई में 4। अगर मैं इसको फर्दर और सोल्व करता हूं तो 172 में से अगर 26 में घटाता हूं तो कितना आएगा, 6 5 4 146/4%, ठीक है। अब इस परसेंट को हटाने के लिए मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/100 की, कितने में से, हमारे पास इस 100% की वैल्यू कितनी है, 20,000। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 4 से मैंने ये इसको ही काट लेते हैं, नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं 100 बार और 2 से इसे काट देते, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 73। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7300, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए गए हैं कि किन्हीं दो वृक्षों के बीच में मध्य दूरी बराबर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लगाती है। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये पहला वृक्ष है, ये सातवां वृक्ष है, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में काउंट करूं, अगर समान दूरी की बात करा तो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, 5 दूरी, 6 दूरी, यानी कि 6 दूरी चला और 6 दूरी चलने में से 30 सेकंड लगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 दूरी चलने में इसको 5 सेकंड लग रहे होंगे। ये एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 सेकंड ले रहा होगा, इस वाले को भी 5 सेकंड ले रहा होगा, तभी तो 30 लेगा, ठीक है। अगली बार उसने क्या कहा कि 11वें वृक्ष और 46वें वृक्ष के भी, अभी ये देखो जितने भी ये टोटल थे उसमें से एक कम हो गया था, तो अगर मैं 11 में से 46 तक जाऊंगा तो मेरे पास कितनी दूरियां बन के आएंगी, 5 और 3, 35 माइनस 1, ठीक है, नहीं सॉरी 35। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो मेरे पास 35 दूरियां नहीं बन के आ जाएंगी। अब इसी के हिसाब से हमको निकाल देना है। 35 दूरी हमारे पास आ गई और प्रत्येक दूरी 5 सेकंड में चलता है, ठीक है, इतना टाइम तक चलेगा। अब इसने तो पूछा है कि मध्य के बीच में दूरी कितनी होगी, तो दूरी निकालने के लिए भाई मेरे को पता है कि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और 1 सेकंड में वो 5/18 से चलेगा, ठीक है। और 35 × 5 में कितनी दूरी चलेगा, तो 18 तिया 54, 55 25 तिया 75, और सॉरी 55 25 55 100, कैसे काटूं इसे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़, ठीक है। और तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं 55 25 या 75 मल्टीप्लाई में 35, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई में 35, तो ये लास्ट में आ जाएगा 7 या 21 और 7 पंजे 35 और 5 या 15, 35 और 15 40, 21 और 40, यानी कि 26, 24 2500 ऊपर आएगा और 27 से नीचे आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा 26 75, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, 9 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत क्या होगा। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर मेरे को 9 के 9 गुणज दे रखे हैं तो मैं इसके बीच वाला गुणज निकाल लूंगा, यानी कि बीच में कौन सा गुणज होगा, 4 मैंने इधर छोड़ दिए गुणज और 4 गुणज मैंने इधर छोड़ दिए, ठीक है। तो 5वां जो होगा इसका बीच का गुणज होगा और यही जो गुणज होगा वो हमारा औसत होगा, तो 9 पंजे 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी संख्या का, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है तो उसका 1/5 बताओ। तो
तो मेरे को बोला इसने किसी संख्या का अगर मैं 1/3 निकालूं और 1/5 निकालूं तो वो मान बराबर होगा 8 के। अब मेरे को संख्या का 1/5 पूछा है, मैं इस खाली 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x का 1/5 बराबर में 8 इंटू 3 बराबर में 24 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखते ही हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। यदि एक संख्या y x, दो संख्या मेरे को पता करनी पड़ेगी, यहाँ पे 90 से पूर्णतः विभाजित है तो y माइनस एक्स याद करो। भाई 90 से पूर्णतः विभाजित है तो ये 9 और 10 से इंडिविजुअली अलग अलग विभाजित होना चाहिए। अगर ये 10 से विभाजित होना चाहिए तो मेरे पास x की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि 10 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है जिनके लास्ट में 0 आ रहा हो। अब मेरे को सिर्फ y निकालना है। मेरे को पता है कि y प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में x की वैल्यू मेरे को 0 आ गई। ये सारी वैल्यू जो है 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी जाके ये 9 से डिवाइड हो पाएगी। तो अगर मैं 9 से डिवाइड करना चाहता हूं तो ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, 15 और 5 20, 20 प्लस में y 9 से डिवाइड होना चाहिए। इस y की वैल्यू में ऐसी क्या डालूं जिससे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि y की जगह अगर मैं 7 डाल दूं तो ये मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेरे को पूछा y माइनस एक्स कितना होगा, तो y माइनस एक्स कितना होगा, 7 माइनस में 0 बराबर में 7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। एक चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% कम हो गया, जिससे कि व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। भाई 2500 किलो में जितनी वो चीनी खरीद पा रहा था उससे 20 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य ज्ञात करो। अब हमसे नया मूल्य पूछ लिया इसने, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर 2500 रुपए में वो 20 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है, कब खरीद पा रहा है, जब उसका मूल्य 20% कम हो गया, यानी कि वो जितनी चीनी पहले खरीद पा रहा था वो तो 20% कम में खरीद पा रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा उसके पास पैसे हैं 500 रुपए, इसमें वो 20 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है। अब नए रेट पे 500 किलो रुपए जो है वो 20 किलोग्राम चीनी खरीद के दे रहे हैं, तो प्रति किलो कितने रुपए होंगे, 25 रुपए प्रति केजी हो जाएगा, 25 रुपीस पर केजी प्राइस हो जाएगा। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण याद करो। हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, जो विकर्ण से मैं निकालूंगा d1 इंटू d2 बाई में 2 बराबर में 252 के। हमें को d1 पता है कि 14 है, d2 मेरे को नहीं पता, बटे 2, 2 सत्ते 14, 252 के 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, यानी कि अगर मैं d2 की बात करूं तो वो मेरा निकल के आ गया 36। ठीक है। एरिया समचतुर्भुज का होता है d1 इंटू d2 बाई में 2। ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद 12वें क्वेश्चन की तरफ को चलते, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 24 सेकंड में पार कर लेती है। भाई खड़ा हुआ एक आदमी 24 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 480 मीटर अपने आप को ही पार करेगी। भाई यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन यहाँ से आई, इसको टच करा और यहाँ से निकल गई, तो अपनी ही तो लेंथ पार कर रही है, 24 सेकंड में पार करती है। भाई मेरे को ट्रेन की चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर में बतानी है तो ऊपर 18 और नीचे 5, 24 दूनी 48 और 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ऐसी अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, इकाई का अंक अगर वहां पे आपको 5 और 2 मिल जाए तो वहां पे इकाई का अंक 0 ही होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ 5 मिल रहा है तो वहां पे इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए। ठीक है, वहां पे इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, क्योंकि 5 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, जब तक वो 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक वो 0 नहीं बनाएगा, या तो 5 बनाएगा या तो 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। और यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीपल तो कहीं नहीं दिख रहा,
यहाँ पे तो सिर्फ 5 का मल्टीपल है, 5 सत्ते 35 करोगे या 5 तिया 15 करोगे या 5 निम 45 करोगे, आएगा 5 ही। जब वो 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बना के देगा। यहाँ पे 2 का कोई मल्टीपल नहीं है तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा 5 ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए, यानी कि इसने बोला ए जो है वो 72 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी, 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी है, को साथ में मिलाया गया। यदि मिश्र धातु ए में जस्ते और तांबे का अनुपात 3:6, भाई ये जो 72 किलोग्राम है इसने बोला कि इसमें 3 और 6 के अनुपात में ये है, ठीक है। और बी जो है उसमें 70 किलोग्राम जो है उसमें अनुपात 4 और 3 दे दिया। जस्ते और तांबे का अनुपात 4 और 3 है। नई मिश्र धातु में भार बताइए। मेरे को पता है कि ये जो 72 वैल्यू है वो 3:6 में बट रही है, यानी कि 72 जो है वो 9 के बराबर है। एक की वैल्यू 8 है तो मेरे को 8 तिया 24 ये मिल गया और 8 6 48 मेरे को यहाँ पे तांबा मिल गया। ऐसे 70 को मैं देखूं तो 7 से डिवाइड होगा, 4 और 3 7 से, 70 डिवाइडेड बाई 7, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो 40 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा, ठीक है। अब नई मिश्र धातु में जस्ते का भार कितना होगा, भाई जस्ता ये वाला था तो मैं 40 और 24 को जोड़ देता हूं, 64 kg मेरा यहाँ पे जस्ते का भार हो जाएगा। इसके बाद 64 kg हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त मतलब ही गोलाकार आकृति, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसने मेरे को दी 1848। अगली उस पर चलते हैं। इस वृत्त की परिधि एक घन से बनी है। इस वृत्त की परिधि एक घन से बनी है। इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ के बराबर है। अब इस वृत्त की जो परिधि है वो एक घन में रखी जाने वाली छड़ के बराबर है। छड़ जो है वो ऐसे डायगनली रखी जाती है। अगर मैं घन की बात करूं तो छड़ जो है वो ऐसे करके डायगनली रखी जाती है, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है ये जो है ये परिधि की वैल्यू है, परिधि के बराबर, तो मुझे इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे को सबसे पहले आर चाहिए, तो मैंने बोला इस पाई को मैं लिख लेता हूँ 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर में 1848 के। मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, मेरे को यहाँ से काट के मिला 11 एकम 11, 7 11 66 और 11 8 88, 2 से फिर मैंने दोबारा काट लिया, 2 8 16 और 2 चौक 8 और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मेरे को आर स्क्वायर मिला 84 को अगर मैं और काट दूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई में 7 और यहां से अगर मैं और काट दूं तो 4 और 3 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेरी आर कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 का एक जोड़ा उठा लेंगे, यहाँ से 2 का एक जोड़ा उठा लेंगे और यहाँ पे √3 हो जाएगा, यानी कि 14√3 मेरे पास यहाँ पे ये आर आ गई। अगर ये आर मेरी 14√3 आ गई तो अगर मैं इसी वृत्त की बात करूं तो इसमें 2πr कितनी होगी, यानी कि परिधि जिसकी बात यहाँ पे कर रहा है, कि परिधि जो है वो घर पे रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ है। तो परिधि की अगर मैं बात करूं तो परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr की वैल्यू क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 14√3। अगर मैं इसको इससे काट दूं तो 4 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 88 हो गई, यानी कि 2πr की वैल्यू मेरे पास 88 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब 2πr की वैल्यू मेरे पास 88 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे को ये क्या मिली 88√3, 88√3 आ गई। अब ये जो 88√3 है वो इसके बराबर है, ये जो होती है क्या होती है, ये होती है a√3, यानी कि अगर ये a है तो ये जो आएगी कर्ण जो आएगा इसका घन का वो a√3 आएगा। मेरे पास a√3 की वैल्यू कितनी 88√3, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 88। अब अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो अगर मैं यहाँ पे 6a² डालू तो 6 मल्टीप्लाई में 88 मल्टीप्लाई में 88,
ठीक है, ये मेरा आंसर निकाल के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो सबकी अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी निकाल सकता हूँ कि 8 64 और 4 और 6 चौक 24 4, यानी कि मेरा जो 4 वाला आंसर है वो सही हो जाएगा, 4 6 4 6 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन। या फिर यहाँ पे मैं लास्ट में जाके 11 का मल्टी वो भी देख सकता हूँ, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। या फिर मैं 8 का मल्टीपल भी वो भी देख सकता हूँ, 8 से कौन सी डिवाइड हो रही है, या 4 से भी कौन सी डिवाइड हो रही है। जैसे कि अगर मैं 4 से बात करूँ तो 4 से ये वाली डिवाइड नहीं होगी। फिर अगर मैं 8 से बात करूँ, 8 8 2 8 24 8 32 8 5 40 8 6 48, और ये भी डिवाइड नहीं होगी 8 से। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं ना 8 में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 या 24 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो जाएगी। अब इनमें दोनों में 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। वैसे इकाई के अंक से ही हो रहा है खत्म, ठीक है ना, इकाई के अंक से ही क्वेश्चन इजिली खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक कार्य ए बी सी द्वारा मिलकर पूरा कराया जाता है, ए और बी मिलकर उसका 30% खत्म करते हैं, और क्वेश्चन ने कहा कि बी और सी मिलकर उसका 80% भाग पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे कुशल कौन है? भाई सबसे कुशल वो होगा जो सबसे कुशल वाली कैटेगरी में आएगा। इसमें इसमें क्या हुआ कि ए और बी ने तो 30 ही करा था, अगर बी मैक्सिमम 30 भी करता, बी मैक्सिमम 30 भी करता तो ये 60 से ऊपर तो नहीं जाने वाला था। अगर ये बराबर भी होते तो भी ये 60 से ऊपर नहीं जाते। जाहिर सी बात है यहाँ पे सी ज्यादा काम कर रहा होगा 30 से भी, तो ये हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनके वर्गों का योग 468 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। मेरे को क्या दिया, मैंने संख्याएं मान ली a इंटू बी बराबर मेरे को 216 दिया है, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मेरे को 468 दिया है। ठीक है, तो उसने संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का योग निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को a प्लस में b चाहिए। ठीक है, a प्लस में b मैं कैसे ला सकता हूं? मैं a प्लस में b का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे को निकाल के देता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब मेरे पास a प्लस में b स्क्वायर यहाँ पे है, 2ab मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2ab बराबर में 2, और 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432 ये मेरे पास है ही। तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकाल लेता हूं, तो मेरे को मिल जाता है 468 प्लस में 432, यानी कि ये मेरे को मिल गया 900। और ये किसके बराबर था? ये a प्लस में b के होल स्क्वायर के बराबर था। तो a प्लस में b कितना निकल के आ गया? अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा, तो यहां से हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 400, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो गया इसका। 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उस वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर। जितना लाभ हुआ है भाई साहब उतनी हानि हुई। जब 500 में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ जितनी की 400 में बेचने पर हानि हुई। तो मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे एक लॉस हुआ होगा। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 100 रुपए है, इनके बीच का डिफरेंस 100 है, तो मेरे हिसाब से इनके बीच का डिफरेंस 2 है। एक की वैल्यू 50 है, अगर मैं इसको घटा के 450 पे ले आता हूं तो भी मेरा फायदा दिखा देगा, और 400 को 450 की चीज को 400 पे बेच देता हूं तो भी मेरी 50 की हानि होगी। ठीक है, अब उसने बोला यदि विक्रय मूल्य 350 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि ही होगी 450, तो इसका सीपी निकल के आया। तो अगर मेरा एसपी 350 है और 450 मेरा सीपी है, तो यहां से मेरा कितने का लॉस हुआ? 100 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? 450 पे हुआ, 450 पे हुआ। एक सेकेंड का मैं छोटा सा पोज लूंगा, एक कॉल आ रही है। ठीक है, कॉल आ गई थी।
थोड़ा जाए तो 100 बाय में 450 मल्टीप्लाई में 100, तो मैं इस 10 से इस 10 को काट दूंगा, इस 5 से 2, यानी कि मेरा कितना आ गया 200 बटे में 9, जिसकी वैल्यू होती है 22.22%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 19वां क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। अपने आप अटेम्प्ट करना, पीछे 3 सेटों में रेगुलर इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन भी सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का 10% के प्रति दर से साधारण ब्याज का होगा। 10% की दर से 2 वर्ष में 20% ले लेगा। 20% कितना हो जाएगा, 1240 का 20% कितना हो गया, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 248 रुपए। होप आपको सबको क्लास समझ में आ रही होगी। ये मेरी चौथी क्लास है, इसमें हमने 16 तारीख का सेकंड पेपर डिस्कस किया है। जिस चीज को पसंद आए वो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी पीआरटी से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, फिर मैं जेएससी वगैरह की वीडियो भी यहाँ पे आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।